प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या करें यदि मंकी बराबर OQ PMG है, जेब्रा बराबर BG DTC है, तो डियर बराबर क्या होगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जानिए कि कैसे, किस कंसेप्ट से, किस लॉजिक से सॉल्व होता है, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि इससे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा इससे मिलता जुलता तो आप उड़ा देंगे सेकेंडों में, तरीका जाने रहेंगे। तो यहाँ पर मंकी बराबर क्या लिखा गया हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। देखिए मंकी में कितने हैं आपके अल्फ़ाबेट, 2 2 4 6, उसके बदले जो लिखा गया है OQ PMGA, इसमें भी कितने अल्फ़ाबेट है 6, एक के बदले एक लिखा गया, यानी एक के बदले एक चेंज करके लिख दिया गया है। कैसे चेंज हो रहा है, कौन सी लॉजिक लगी है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर M 13वें स्थान पर होता है नंबरिंग। देखिए A to Z आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, सीरियल क्रम और उनके उल्टे क्रम भी याद होने चाहिए, 2 चीज़ें याद होनी चाहिए तब जाके क्वेश्चन आप सेकेंडों में धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। O होता है 15वें पे, N होता है 14 पे, K होता है 11 पे, E होता है 5 पे, Y होता है 25 पे। उसकी जगह पर बना है O15, Q 17, P 16, M 13, G 7, A 1। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, M 13 से O15 बन रहा है +2 हो रहा है, O15 से Q 17 बन रहा है +2 हो रहा है, N 14 से P 16 बन रहा है +2 हो रहा है, K 11 से 13 +2, E 5 से G 7 +2, Y 25 से 1। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो घट गया, तो यहाँ पर भी दोस्तों +2 ही हो रहा है। 25 में 2 प्लस करेंगे 27 हो जाएगा, और 27 को 1 लिखा जाता है क्योंकि 26 के बाद पुनः 1 से स्टार्ट हो जाता है। अल्फ़ाबेट का ये नियम होता है, आपको पता है 26 तक ही अल्फ़ाबेट रिजल्ट क्या है 26वीं पोजीशन पे, उससे आगे आप जा नहीं सकते, उससे आगे जाएंगे तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, वही लिखा गया। 25 में 1 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और 27 को 1 लिखा जाएगा जो कि 1 लिखा गया, यानी यहाँ पर भी +2 किया गया है। अब जेबरा में देख लेते हैं क्या यही लॉजिक लगी हुई है। जैसे यहाँ पर जेबरा से क्या बना, BG DTC। देखिए Z होता है 26वें स्थान पर, उसकी जगह पर B 2 लिखा है, तो 26 में 2 जोड़ेंगे 28, यानी B पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर भी +2 है। E होता है यहाँ पर दूसरा E है, E से G बना, E 5वें पे होता है, G 7वें पे, यहाँ पर भी +2 है। B आपका दूसरे पे, D उसके बदले लिखा है चौथे पे 2 प्लस है, R 18 पे, T 20 पे 2 प्लस, A 1 पे, C 3 पे 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस वाली ही लॉजिक है। तो फटाफट यही लॉजिक लगाइए डियर में और आंसर को लाइए। D होता है चौथे पे, 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, छठे पे F। E होता है 5वें पे, 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7वें पे G। यही काम यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, G। R होता है 18 पे, 2 जोड़ेंगे 20, यानी हो जाएगा T। FGGT ऑप्शन 4 इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट दिशा दूरी का क्वेश्चन। दाहिनी साइड पूरब होता है, बाई साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। ये 4 दिशाएं होती है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, इसी तरीके से डायरेक्शन इसका रहता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं अपने घर से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर पैदल चला। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका घर था होम, 30 किलोमीटर उत्तर ऊपर की दिशा में, 30 उत्तर देखिए ऊपर दिशा में 30 किलोमीटर ऊपर चला। आगे कह रहा फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर है, इधर है, तो 20 किलोमीटर। देखिए 20 उतना ही बनाएंगे, इस एक पैमाना मान लीजिएगा, जान लीजिए 30 इतना पैमाना आपने मान लिया, उसी के सापेक्ष आपको 20 उतनी ही दूरी चलनी है, ठीक है, यानी 30 से कम होनी चाहिए। तो ये मान लेते हैं कि ये पश्चिम दिशा में मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। ठीक, आगे कह रहा फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण का मतलब नीचे मुड़ेगा, देखिए दक्षिण की तरह नीचे है, और 10 किलोमीटर कितना लेंगे, 20 का आधा लेंगे, तो उस हिसाब से पैमाना मान करके चलिएगा। ये बार बार मैं बात कह रहा हूँ क्योंकि आंसर समझ में नहीं आएगा अगर उल्टा सीधा चल देंगे तो। 20 को अगर आप इतना चल दे, 10 को इतना चल दे, तब तो आप बनाते रह जाएंगे, काम हो जाएगा। मान लीजिए 10 क्या करेंगे, 20 का आधा चलेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए क्या कह रहा है, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अब ये पूरब की ओर मुड़ा इधर और 20 किलोमीटर चला, और 20 किलोमीटर चलेगा तो ये रेखा पे आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये पूरा 20 चला था, फिर ये 10 आया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा ये 20 ही तो है, ये आमने सामने का भुजा बराबर हो जाएगी, आयतनुमा बन गया, तो ये पहुँच गया इस पॉइंट पर, ठीक है, ब्लू कलर यहाँ पर पहुँच गया। कह रहा है कि मैं अपने घर से किस दिशा में खड़ा हूँ। अब घर यहाँ है, यहाँ से कोई बंदा इसको देखेगा तो किस दिशा में खड़ा पाएगा, यही दिशा होगी, यानी उत्तर वाली। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मिसिंग संख्या कौन सी होगी। देखिए जिसको 1 से 20 तक अगर वर्ग याद है तो उसको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। देखिए 361 जो होता है 19 का स्क्वायर होता है, और 289 17 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, और ये मिसिंग संख्या में पता नहीं, और ये 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे कौन सी लॉजिक लगी हुई है वो देख लीजिए। जैसे 19 से 17 बना -2, 17 से 13 बना -4,
फिर दोस्तों उस हिसाब से चलेंगे, -2 -4 तो -6 होना चाहिए। -6 से करेंगे यहीं पे 7 आ जाएगा और आगे भी 7 है, तो 2 ठो लगातार 7 नहीं आ सकता, ये तो वैसे ही गलत हो गया। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अभाज्य संख्या जानते हैं ना, बस उसी पे ध्यान दीजिए। 19 से पहले अभाज्य संख्या 17 आती है, 17 से पहले 13 आती है, 13 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है, वही आपका आंसर हो जाएगी, 11 आती है। उससे पहले 7 आती है, 7 लिखा हुआ, तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट, यानी अभाज्य संख्या वाला रूल था। नेक्स्ट कैलेंडर का क्वेश्चन है, कह रहा 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था, तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए पूरा 1 साल का गैप है, 6 अप्रैल यहाँ पर भी है, 6 अप्रैल यहाँ पर भी है, 2023 से 2024 में हम जा रहे हैं, पूरा 1 साल। जब भी ऐसा 1 साल का गैप हो तो हम क्या करेंगे, जैसे गुरुवार था तो उसमें +1 जोड़ देंगे, यानी शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो ये क्या सही है, नहीं गलत हो जाएगा। रूल तो मैंने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2024 लीप ईयर होता है और लीप ईयर का रूल क्या होता है, अलग होता है थोड़ा सा। लीप ईयर अगर आ जाए तो क्या करेंगे, लीप ईयर आए और उसमें अगर 6 अप्रैल से 6 अप्रैल तक जा रहे हैं, यानी फरवरी भी शामिल हो रही है, फरवरी आ रही है उस साल के अंदर, अगर फरवरी भी शामिल हो जाए, अगर 1 जनवरी से 1 जनवरी की बात होती तो फरवरी शामिल नहीं होती, लेकिन 6 अप्रैल से 6 अप्रैल या मार्च से भी स्टार्ट हो जाएगा तो फरवरी शामिल अगर हो जाए। 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक लीप ईयर हो, दूसरा फरवरी पूरी क्रॉस कर जाए। ऐसी कंडीशन में 1 के बजाय हम लोग 2 जोड़ेंगे, क्योंकि फरवरी वहाँ पे 29 की हो जाएगी लीप ईयर वाली, जिसकी वजह से 1 बढ़ जाएगा, गुरुवार में 1 जोड़ेंगे, शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, पहली कंडीशन लीप ईयर हो, दूसरी कंडीशन फरवरी पूरी क्रॉस कर जाए, तब ये नियम लगेगा 2 जोड़ेंगे, वरना नॉर्मल अगर है तो सिर्फ 1 ही जोड़ करके, 1 साल का है तो 1 जोड़ेंगे, 2 साल का गैप है 2 जोड़ेंगे, 3 साल का है तो 3 जोड़ देंगे, बस यही इसमें नियम काम करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। त्रिभुज क्या कह रहा है, जो व्यक्ति चाय पीता है उसको दर्शा रहा है। सर्किल क्या कह रहा है, जो व्यक्ति काफ़ी पीता है। और आयत, जो व्यक्ति जूस पीता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति केवल काफ़ी पीते हैं। तो दोस्तों हमें सर्किल के उस पार्ट को चूज़ करना है जो कि एकदम अलग थलग हो, किसी से मेल ना खाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्किल के इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को, तो इसमें ट्राइंगल शामिल है। और त्रिभुज क्या कह रहा है, चाय पीता है, तो यानी कि ये जो आपका हिस्सा हो गया, इसमें चाय पीने वाले भी व्यक्ति आ गए, काफ़ी पीने वाले व्यक्ति भी आए, आयत वाला भी 15 वाला हिस्सा है, यानी जूस पीने वाले व्यक्ति है, तीनों शामिल हो रहे हैं, इसको हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर भी आयत वाला हिस्सा है, इसको भी निकाल करके फेंकिए, क्योंकि आयत वाला जूस पीता है, उसी में चाय भी पिला रहे हैं, काफ़ी भी पिला रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। और ये कह रहा है कि सिर्फ काफ़ी पीने वाला चाहिए हमें बंदा, तो ये जो हिस्सा देखिए 25 है और नीचे 20 है, ये सिर्फ सर्किल में है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, सर्किल में सिर्फ है, यानी कि 20 और 25 वाले को जोड़ देते हैं, यही बंदे ऐसे हैं जो केवल काफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45, ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं मिसिंग संख्या कौन सी होगी। देखिए जहाँ पे मिसिंग संख्या है ना, उसी के ऊपर देखिए, जैसे 1 कैसे आया पता लगाइए, 3 कैसे आया पता लगाइए, 5 कैसे आया पता लगाइए, आओ इसका पता लगाएं। तो चलिए पता लगाते हैं 5 कैसे आएगा। तो 5 इधर की संख्याएं हैं, 3 0 1, उसको जोड़ दीजिए तो 4 ही आ रहा है, 5 आना चाहिए, 4 में 1 जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, 5 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर वही काम करते हैं, 2 2 4 2 6 आ जाएगा, और लाना है हमें 3, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 3 तो आएगा नहीं, मामला फेल कर रहा है। तो कुछ और सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने जोड़ा 4 आया, मैं इस 4 को क्या करूँ, अगर 9 में से घटाऊँ तब भी तो 5 आ सकता है। सेम काम यहाँ पर भी करूँ, 2 2 4 2 6 आ रहा है, 9 में से ही इस 6 को भी जोड़ने के बाद घटा दूँ तो 3 आ जाएगा। देखिए 3 आया, बिल्कुल सही। इसी तरीके 3 2 5 3 8 हो जाएगा दोस्तों, 9 में से इस 8 को घटा देता हूँ तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। यानी कि 5 3 8 1 9, लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 में से 9 को घटा दूँ 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यानी 9 में से जोड़ने के बाद जो आ रहा है उसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं यदि ए बी का अर्थ 25, बी सी का अर्थ 57, बी डी का अर्थ 58 हो तो सी ए डी बी का अर्थ है। देखिए ए बी बराबर 25 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के तरीके को समझ रहे हैं हम। अभी 57 दिया हुआ है और बी डी बराबर 58 दिया हुआ है, और पूछ किसके बदले रहा है, सी ए डी बी, जिसके बदले पूछे सी ए डी बी। इसमें जितने अल्फ़ाबेट हैं हम देखेंगे कि जिनका कोड दिया हुआ क्या उसमें है, बिल्कुल है, सी भी है, ए भी है, बी भी है, डी भी है। तो हमें कुछ करना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं खर्चा करना पड़ेगा, डायरेक्ट सीधे सीधे हम इसका ए बी सी डी का मान निकाल के यहाँ पर रख देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ए बी सी 2 समीकरण लेंगे, इन दोनों में बी कामन है, बी कामन है। अब देखेंगे नंबर में कौन सा अंक कामन है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, दोनों में 5 है, दोनों में बी में है, यानी बी के लिए 5 का यूज़ किया गया है, 5 के लिए निकल गया।
जब बी के लिए 5 है तो ए के लिए 2 होगा, तो ए पे 2 रख दीजिए। इसी तरीके से बी के लिए 5 है तो सी के लिए 7 होगा, सी की जगह 7 रख दीजिए। अब यहाँ पर बी के लिए 5 है तो डी के लिए 8 होगा, डी के नीचे 8 रख दीजिए। बस हो गया आपका आंसर 7285, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कितना आसान है। नेक्स्ट, वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव स्त्रियां लड़कियां। देखिए वेन डायग्राम में किया क्या जाता है, हमें ये देखना है कि मानव स्त्रियां में क्या संबंध है, स्त्रियां लड़कियां में संबंध क्या है, मानव लड़कियां में संबंध क्या है, इनमें रिलेशन देखना है। उसके बाद उसी हिसाब से डायग्राम बना देना, आंसर आ जाएगा। 3 नाम है, 3 सर्किल ले लेंगे, 1 2 3, एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए, एक मानव के लिए। तो अब बताइए मुझको, जितनी लड़कियां होती हैं एल से, वो क्या सभी की सभी स्त्रियां नहीं होती? सभी लड़कियां जो हैं स्त्रियां होती हैं कि नहीं होती हैं? लड़कियां स्त्रियां ही तो होती हैं, लेकिन सभी स्त्रियां लड़कियां होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। अगर आप स्त्रियां को अंदर रख दें और लड़कियों को बाहर रख दें तो ये गलत हो जाएगा। भले आपका आंसर सही आ जाए लेकिन आपकी सोच गलत होगी, क्योंकि स्त्रियों के अंतर्गत महिलाएं भी आती हैं, आपकी माँ भी आती है, चाचियाँ भी आती है, खाला फूफियाँ मौसियाँ सब आती हैं। तो इस कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। तो लड़कियाँ जो होती हैं वो शादीशुदा नहीं होती, उनको लड़कियाँ कहा जाता है। लड़कियाँ स्त्रियाँ हो सकती है लेकिन स्त्रियाँ सभी लड़कियाँ नहीं हो सकती, कुछ स्त्रियाँ लड़कियाँ हो सकती हैं, तो इसको नहीं लेंगे हम, ठीक। तो ये मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का नज़रिया कैसा होना चाहिए। अब उसके बाद मानव आ रहा है, तो मानव आप जानते हैं जितनी भी इंसानियत है उसमें पुरुष हो, स्त्री हो, लड़की हो, लड़का हो, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी क्या होंगे, मानव के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये लड़कियां हो चाहे स्त्रियां, सभी किस में आएंगी, मानव में, ठीक। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिलोजिज्म का क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूँ वेन डायग्राम लाऊं तो सिलोजिज्म करा दूँ, ताकि दोनों एक दूसरे से टच रहता है। डायग्राम बनाने का जो तरीका है वो आप सीख लेते हैं, जो कि आपका सिलोजिज्म में काम करता है। कथन देखिए क्या है, कथन से ही हम डायग्राम बनाएंगे। कथन कह रहा है कोई समुद्र आकाश नहीं है। मान लीजिए कि मैंने एक समुद्र ले लिया, और कह रहा है कि आकाश कोई नहीं है, कोई समुद्र आकाश नहीं है, तो मैंने आकाश को अलग बना दिया। देखिए समुद्र और आकाश क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है कोई समुद्र आकाश नहीं, कोई मेल इन दोनों में नहीं बनाएंगे, दोनों का सर्किल अलग अलग। आगे कह रहा है कुछ आकाश पतंगे हैं। अब इसमें से कुछ आकाश में से क्या करेंगे, ले करके पतंगे में मिला लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि कुछ आकाश पतंगे हैं तो कुछ ही आकाश का हिस्सा लेंगे। फिर आगे कह रहा है सभी पतंगे बैलून हैं। सभी पतंगे जितने भी ये पतंगे हैं उनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से बैलून के अंदर ले लेंगे और ये ब्लू वाला बैलून ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे आप, तो पतंगे को बैलून के अंदर लेने से आकाश का हिस्सा भी क्या हुआ, आकाश का ये हिस्सा जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला, ये किस में चला गया, बैलून में चला गया, यानी कुछ हिस्सा आकाश का बैलून में घुस गया। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आगे निष्कर्ष से मिला लेते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बैलून समुद्र हैं। कुछ बैलून समुद्र कैसे हो सकते हैं, समुद्र को आकाश से जोड़ा नहीं है और आकाश ही क्या है, बैलून से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों बैलून और समुद्र का भी कोई रिलेशन है नहीं, कोई जोड़ है नहीं, तो ये पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है। न ही कथन में कुछ कह रहा है और न ही आपका डायग्राम कुछ कह रहा है, कोशिश कर रहा है कि समुद्र और बैलून का कोई मिलन है, नहीं है, तो काटिए इसको गलत। आगे सभी बैलून के आकाश होने की संभावना है। देखिए यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि कुछ आकाश बैलून हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सभी बैलून कह रहा है कि आकाश होने की संभावना है, ये भी सही हो जाएगा जब यहाँ पे संभावना लगा देगा। ये तो नहीं कर रहा है कि एकदम कन्फर्म है, संभावना जो चीज़ लगा देता है दोस्तों, वो आधा अधूरा भी अगर सही रहेगा तो हम उसको पूरा सही मान लेंगे। यानी कि ये दूसरा आपका निष्कर्ष, संभावना अगर लग गया तो सही हो गया। यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या कह रहा है कि प्रश्न आकृति में यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। अब देखते हैं, ध्यान दीजिए। पहली आकृति अगर देखें तो इसका हाथ ऐसे है, ठीक, कैसे है, ऐसे। दूसरी आकृति में देखें इसका हाथ जुड़ गया है और ये बराबर बन गया, इस तरीके से देखिए हाथ बना हुआ है ये वाला, बाकी कहीं चेंज नहीं हुआ, हाथ में ही चेंज हुआ, 2 हाथ जुड़ गया, इसको कहिए कि 2 हाथ जुड़ गया। फिर दूसरे से जब तीसरे फिगर में गए तो 2 पैर जुड़ गया। ध्यान दीजिए, पैर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 पैर ऐसे जुड़ गया। पहले से दूसरे में गए तो 2 हाथ जुड़ा, दूसरे से तीसरे में गए तो 2 पैर जुड़ा, यानी तीसरे से जब चौथे में जाएंगे तो कुछ और 2 चीज़ जुड़ जाएगी। वो क्या जुड़ेगी वही आपको बताना है। ध्यान दीजिए ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में देखिए 2 आंखें जुड़ गई, बाकी फिगर सेम टू सेम बना हुआ है, तो मुझको तो यही ठीक लग रहा है। दूसरे फिगर में देखिए तो एक मुंह जो है, मुंह जुड़ा हुआ है, माउथ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक जुड़ा है, यहाँ पे जोड़ा जुड़ रहा है। जोड़ा का मतलब 2 जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मुंह तो एक ही होता है, तो एक ही जोड़ रहा है, तो वो गलत हो गया। यहाँ पे अगर देखिए 2 आंखें और एक मुंह जोड़ रहा है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 जोड़ दिया। और चौथे में तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस चल रहा है,
उल्टा घूम रहा है, यानी कि हाथ काट करके अलग कर दिया, इसका जो जुड़ा हुआ था उसको भी काट दिया। तो पहला ही परफेक्ट है, इसके अलावा सब बेकार है। ऑप्शन 1 इज द राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करें, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर क्या आएगा, दिया क्या है, जैसे पत्ता है जो कि घास फूस वाला पत्ता होता है, पेड़ वाला पत्ता, केटर किलर। केटर किलर क्या होते हैं, पत्ते को खाते हैं, कीड़े टाइप होते हैं। इस केटर किलर को मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, बस वही आंसर लिख देना है। क्वेश्चन का मैंने क्या कहा, तरीका सीखिए, जानिए आखिर किस तरीके से सॉल्व होता है, तरीका मालूम रहेगा आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेढक को सांप खाता है, ऑप्शन 2 इज द राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर करें निम्नलिखित श्रृंखला में भिन्न पद चुनिए, यानी कि इसमें क्या है कि सब के सब एक जैसे होंगे, 5 तो है ना, 4 एक जैसे होंगे, एक भिन्न होगा। तो इसका क्या करते हैं, बीच वाली संख्या चूज कर लेते हैं। जैसे 2 से 5 बन रहा है, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 15। 2 से 5 बन रहा है, 3 प्लस हो रहा है। 5 से 8 में भी 3 प्लस, 8 से 11 में भी 3 प्लस, लेकिन 11 से 15 जो बन रहा है उसमें 4 प्लस हो रहा है, जबकि होना चाहिए 3 प्लस, यानी यहाँ पे 14 आना चाहिए, आ गया 15। यही आपका आंसर मिल चुका है, यही आपका भिन्न पद है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बाकी टाइम मत बर्बाद कर दीजिएगा एग्जाम में कि इसको भी चेक करने लगे CFIL वाले को, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाए। जब एक में आपका आंसर मिल चुका है तो क्यों आप टाइम खोटी करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है फ्रेंच का संबंध जैसे फ्रांस से डच का संबंध किससे होगा। देखिए फ्रेंच जो होती है एक लैंग्वेज है, फ्रांस में बोली जाती है, जैसे इंडिया में हिंदी बोली जाती है, वैसे डच जो होती है वो कहाँ की लैंग्वेज है दोस्तों, हालैंड की है। आंसर कमेंट करते रहिएगा, जिसका आंसर आता रहेगा मिलाते रहिएगा क्या आपका आंसर सही है मेरे वाले आंसर से, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है 3 का संबंध जैसे 12 से 5 का संबंध किससे होगा। 3 से 12 आप कैसे बना सकते हैं, 3 में 4 का गुणा कीजिए, वैसे 5 से क्या बन सकता, 5 चौक को 20 बनाएंगे, तो 20 तो ऑप्शन में है नहीं, छोड़िए इसको, नहीं लगी कोई बात नहीं, दूसरा ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 3 का अगर हम स्क्वायर करें, ठीक, और फिर इसी 3 को इसमें जोड़ देंगे, 3 3 के 9 3 12। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर करें और फिर इसी 5 को इसमें जोड़ दें, 50 25 5 30। ऑप्शन 3 बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कह रहे 42 छात्रों की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है। 42 छात्र हैं, ऊपर से कह रहा है सुधा 16वें स्थान पर है, तो उसका क्रम अंत से कितना है या नीचे से कह सकते हैं कितना है। तो बहुत आसान है, जब भी देखिए एक तरफ से दिया हुआ हो, जैसे बाएं से दिया है क्रम की 16वां है, तो दाएं से क्रम क्या होगा, टोटल 42 छात्र हैं। दाएं से दिया हो बाएं से पूछे, बाएं से दिया हो दाएं से पूछे, ऊपर से दिया हो नीचे से पूछे, नीचे से दिया हो ऊपर से पूछे। सबकी लॉजिक एक जैसी है, ये मत सोचिएगा कि ऊपर से नीचे से ये दाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल दिया हुआ एक तरफ से अगर दिया उसको घटाइए और एक को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 27वां स्थान, आंसर आपका 4। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर दोस्तों देखिए मौसम की गड़बड़ी है इसीलिए खांसियाँ आती रहती हैं, कोई बात नहीं, ये सब होता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन लॉर्ज और स्मॉल वाला है। लार्ज स्मॉल के लिए यहाँ पर इस तरीके का यूज़ करेंगे चिन्ह का, जो आप जानते हैं ग्रेटर और लेस देन का यूज़ होता है, यह चिन्ह है। अब इसका यूज़ क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे कैसे आते हैं, मैं बता दूँ। लंबा नाटा वाला, मोटा पतला वाला, उम्र में कम ज़्यादा वाला, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सबके लिए इसी का यूज़ करते हैं। ज़्यादा कम किसी चीज़ में आ जाए यूज़ इसी का करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है विपुल हंस से लंबा है। क्या कह रहा है, विपुल जो है वो किससे लंबा है, हंस से। आगे कह रहा हंस आनंद से लंबा है। आगे कह रहा हंस जो है आनंद से क्या है, लंबा है। आगे कह रहा आलोक अशोक से लंबा है, तो आलोक अशोक है नहीं, छोड़िए इस लाइन को, आगे देखेंगे। आगे कह रहा अशोक हंस से लंबा है। अब चूंकि यहाँ पर ही हमें अशोक को लगाना पड़ेगा, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि कह रहा अशोक हंस से लंबा है, बाकी ये नहीं कह रहा कि आनंद से लंबा है कि नाटा है, विपुल से लंबा है कि नाटा है, ये कंडीशन तो क्वेश्चन में लगा नहीं रहा है, सिर्फ डायरेक्ट कह दिया अशोक हंस से लंबा है। अब ये जो लाइन छोड़े हैं आलोक अशोक से लंबा, उसको भी हम यहीं पे लाते हैं। आलोक को कह रहा कि अशोक से लंबा है, आलोक क्या है, अशोक से लंबा है, क्लियर। तो आलोक को मैंने अशोक से लंबा बना दिया, अशोक को हंस से लंबा बना दिया। ये एक अलग लाइन तैयार हो गई और एक ये अलग लाइन तैयार हो गई। अब ये क्वेश्चन में नहीं कर रहा कि आलोक विपुल से लंबा है कि नाटा है, ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा है। अब क्वेश्चन क्या करे, बताए कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे नाटा आनंद है, पूछता तो बता देते। सबसे लंबा कौन है, तो इसमें कंफ्यूजन हो गई, हो सकता है विपुल भी हो क्योंकि विपुल हंस से लंबा है, हो सकता है आलोक ही सबसे लंबा हो इसलिए कि आलोक को कह रहा है अशोक से भी लंबा, हंस से भी लंबा है। लेकिन अगर ये विपुल और आलोक में रिलेशन बताया होता क्वेश्चन में, तो फाइनल हो जाता कि कौन लंबा है। अब ऐसी कंडीशन बन गई कि विपुल भी हो सकता है सबसे लंबा हो, आलोक भी हो सकता है सबसे लंबा हो, कौन है इन दोनों में सबसे लंबा, समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है। तो वैसे आंसर पे टिक लगाइए, 4 वाला ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्लियर। नेक्स्ट, बड़ा रिलेशन का क्वेश्चन कह रहा है राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, यहाँ पर एक राधिका है लड़की,
इसका परिचय दे रहा है कौन? बलराम। ठीक, बलराम क्या कह रहा है कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी इस लड़की के पिताजी जो हैं, इस लड़की के पिताजी, बलराम कह रहा है कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की बात कर रहा है, एक ही पुत्र है। अब बताइए मुझको कि आप हैं बलराम, आपके पिताजी हैं, ठीक, आपके पिताजी के एक ही पुत्र है, तो वो कौन होगा? वही बलराम, यानी खुद आप ही तो होंगे इकलौते पुत्र। आपके पिताजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? वो आप खुद ही होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ से कोई डाउट तो है नहीं। तो वही जब बलराम जी का इकलौता पुत्र ये वाला पिताजी है, तो ये बलराम यही पिता होगा। और ये पिता कौन है? इस लड़की का, इस राधिका का पिता है। यानी बलराम क्या होगा? इस लड़की का, इस राधिका का पिता होगा। तो बलराम का राधिका से क्या संबंध है? वही पूछ रहा है, तो बलराम इस लड़की का क्या होगा? पिता हो जाएगा। काम खत्म, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? फटाफट इसको सेकंडों में मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊँ। ऐसा फिगर दिया हुआ हो, नंबरिंग कीजिए और इनको ऐड कर लीजिए। कितना हो गया? 3। अब इसमें ध्यान दीजिए कितने ऐसे फिगर हैं। यहाँ पर एक फिगर 3 वाला, फिर नीचे आइए इस तरीके से बना हुआ 3 वाला, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एकदम छोटा सा 3 वाला है, 3 वाला। फिर यहाँ पर देखिए इस साइड 3 वाला, 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 फिर यहाँ पर बीच में आते हैं हम लोग, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, इसमें 2। सबको पहले काउंट कर लेते हैं। 3 3 6 6 2 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23, 23 त्रिभुज आ चुके हैं, अभी और बाकी है। 23 में ऑप्शन में देखिए 4 होगा नहीं, 20 होगा नहीं, 18 होगा नहीं, तो 23 होगा। 23 से ज़्यादा होगा या 23 होगा या 23 से ज़्यादा होगा, तो 35 के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो 23 से ज़्यादा हो, क्योंकि 3 ठो कट चुके हैं, वो सब के सब 23 से छोटे हैं। 35 इज़ द राइट आंसर। बाकी हमें कुछ फिजूल में टाइम नहीं बर्बाद करनी है। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 35 पे टिक लगाइए और टाइम बचाइए, आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या कर रहा है? नीचे दी गई आकृति को मोड़ करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई? देखिए डब्बे जैसा है, ये डाइस भी समझ सकते हैं, लेकिन डाइस न समझे बेहतर है। वो हलवाई वगैरह का डब्बा होता है, उसी टाइप से समझिए इसको। यहाँ पे जब इसको बंद करेंगे तो ये चारों कार्नर नोक वाले एक दूसरे से चिपक जाएंगे। चिपक करके कुछ ऊपर वाली आकृति ऐसे बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ये आकृति सही है तीसरी वाली। जब इस आकृति ऊपर आएगी तो ये जो आपकी सर्किल वाली आकृति वो नीचे जाएगी, यानी उसके अपोजिट होगी। जब उसके अपोजिट होगी तो उसके बगल वाले फेस पे कहाँ से आ जाएगी? ये बगल वाले फेस पे दे दिया हुआ सर्किल वाला, तो गलत हो गया। बगल वाले फेस पे आ ही नहीं सकती। काला वाला पार्ट ऐसा बन नहीं सकता, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पर व्हाइट वाला पार्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दे दिया, ये गलती कर दिया। क्यों? व्हाइट वाला पार्ट जो होगा ये एक दूसरे से ऐसे रहेगा, यानी कि कह सकते हैं ये वाला इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट, यानी कि ये व्हाइट वाले क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो दोस्तों एक मान लीजिए ये व्हाइट वाला था, तो इसके अपोजिट एक व्हाइट होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे एक व्हाइट है तो इसके नीचे एक व्हाइट होगा, तो यहाँ पे सर्किल वाला होगा या ब्लैक वाला होगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी व्हाइट दे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जब 3 गलत है तो ये सही होगा। वैसे भी सही दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट है तो इसके नीचे का व्हाइट होगा, यहाँ पे व्हाइट है तो इसके बगल में इस साइड व्हाइट होगा, तो यहाँ पे एक सर्किल वाला होगा और इधर ब्लैक वाला होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है, चौथा सही है। नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए है दोस्तों। कर निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नाकृति को पूरा करेगी? ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सी आकृति को हम उठा करके यहाँ पे फिट कर दें कि ये आकृति एकदम बैलेंस और पूरी बन जाए? तो इसका आंसर आप लोगों के लिए कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार, ठीक है सर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।